गुड मॉर्निंग मोमिता जी, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तरुण सत्संगी दिस साइड फ्रॉम आर मनी। क्या बात है मोमिता जी, आज तो बड़ी खतरनाक लग रही हो, लुकिंग वेरी। Thank you so much, sir. Welcome to our show, सोना चांदी और दुनिया. After a very long time, we both are coming together आपके लिए so that हम आप दोनों का perspective अब आप सुन पाए गोल्ड और सिल्वर के बारे में, चाहे बेस मेटल्स और एनर्जी के बारे में भी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इस वक्त मार्केट में प्राइसेस क्या चल रहे हैं. अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 1,55,098 के आसपास चल रहा है, डाउन बाय 0.54%. वहीं इंटरनेशनल भी प्राइसेस जो है वो नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, $4,389 के आसपास चल रहा है. सिल्वर में भी गिरावट है 1.24% की एमसीएक्स में, और इंटरनेशनल में भी 1.23% डाउन है एंड ट्रेडिंग नियर लेवल ऑफ $64.98. वही क्रूड ऑयल की बात करें, वहां पे एमसीएक्स में तो तेजी नजर आ रही है और 8,140 के आसपास चल रहा है. वहीं ब्रेंट क्रूड जो है वो फ्लैटिश है, $89 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है. डब्ल्यूटीआई की बात करें तो 84.26 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है. नेचुरल गैस की बात करें, वहां पे हल्की सी तेजी है, 358.5 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है. वही बेस मेटल की बात करें, बेस मेटल में कॉपर जो है अपने हाई से थोड़ा सा नीचे है, 1379.90 के पे ट्रेड कर रहा है. जिंक भी 400 रुपीज के नीचे आ गया है, 399 पे ट्रेड कर रहा है. एल्यूमिनियम जो है 351.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है. तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किस तरीके से कॉपर में जो मूव है वो हम आगे क्या देख सकते हैं, और ये जो गिरावट है ये कितनी देर तक चलेगी. तो ओवर टू यू तरुण सर. हमें प्राइसेस ऑलरेडी हाई से नीचे आते हुए दिख रहे हैं. प्राइसेस ने हाई लगाया था 1401 का, और एक्सपेक्टेड था कि 1400 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हमें प्राइसेस जो है 1410 एंड 1415 तक भी देखने को मिलेंगे. तो आई मीन ऑफ कोर्स फंडामेंटली तो प्राइसेस जो है अभी भी स्ट्रेंथ ही दिखाएंगे, पर इस प्रॉफिट बुकिंग को हम कहाँ तक देख पाएंगे. एक बात बोलना चाहूंगा मोमिता जी, चाहे मैं आपके साथ शो में आऊं या ना आऊं, लेकिन आपके सारे के सारे शोज और सारे के सारे शॉर्ट्स मैं देखता हूं और काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं भी उससे ग्रैब करता हूं। ये एक तरीके से ये मान के चलिए कि कॉफी टाइम में अगर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो एग्जैक्टली मैं आपके वीडियो या शॉर्ट देख लेता हूं और मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि अगर मेरे को कहीं कुछ बोलना है तो मेरे को अपना होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्वालिटी है आपके कंटेंट की, एंड कुडोज टू थैंक यू. योर होमवर्क। सबसे पहले देखो, कॉपर को समझना उससे पहले हमको मार्केट को समझना चाहिए। एमओयू जो था यूएस और ईरान के बीच में, वो मंडे को हो गया खत्म। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई अब आप है ना व्हाइट फ्लैग ऑफ सरेंडर का लहरा दो, और साथ के साथ में वो ये बोल रहे हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी भी वार्तालाप कर रहा है हमें ईरान के साथ, कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से बहाल किया जाए, उसमें शिपमेंट का। सो ऑल टुगेदर देखिए, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि सरेंडर वाला व्हाइट फ्लैग फैला दो, दूसरी तरफ बोल रहे हैं वार्तालाप चल रहा है। तीसरी बात, ये वो बात उन्होंने फॉक्स न्यूज को बोला, एंड साथ के साथ में उन्होंने फिर से धमकी दे दी ओमान को। उन्होंने बोल दिया हॉर्मूज को लेकर बीच में उंगली मत करना, वरना एग्जैक्टली तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, जैसे मई में मैंने एक ट्रेलर तुमको दिया था। सो इसके चलते मार्केट में थोड़ा बहुत क्या है, तना तनी है, लेकिन मार्केट अब आदी हो गया है इन सब बकवास को सुनने का, और मार्केट में इनसे कुछ होने वाला है नहीं। ईरान की तरफ से आते हैं, देखिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है इस्माइल बगाई, उन्होंने बोला है कि यूएस ने इतनी बार वायलेशन किया कि एमओयू डेडलाइन एंटायरली मूट हो गई, यानी कि अनौपचारिक अव्यवहारिक हो गई। साथ ही साथ उन्होंने बोला इफ दे आर अटैक्ड, वो इस बार स्ट्रांगली रिटालिएट करेंगे। वही आईआरजीसी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यदोल्ला जवानी का कहना है अभी ईरान का जो स्टांस है वो डिफेंसिव नहीं रहेगा, वो अब रहेगा ऑफेंसिव। साथ ही साथ में मैक्सिमम डेटरेंस, यानी कि इतनी तबाही लेकर आएंगे अगर आपने हमारी तरफ सोचा तो। ऑल टुगेदर मार्केट का मूड थोड़ा उसकी वजह से खराब जरूर हुआ है, क्योंकि 2 दिन से शिपमेंट बिल्कुल नहीं निकल पाए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। लेकिन एक मंशा तो क्लियर है, ट्रंप साहब चाहते हैं कहीं ना कहीं मिड टर्म इलेक्शन से पहले मैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा दूं, वो खुलवा दूंगा तो कुछ तो क्रेडिट मिलेगा मेरे को। यही कारण है कि ऑयल चिपका हुआ है, ब्रेंड 93 के ऊपर नहीं जा रहा है, डब्ल्यूटीआई 87 के ऊपर नहीं जा रहा है, भारतीय बाजारों में $83 के ऊपर नहीं, 8300 के ऊपर नहीं जा रहा है। एंड मानिए ना मानिए, एक बार अगर ऑयल का सप्लाई बहाल हो गया तो इतना सप्लाई है कि प्राइस ऑयल के टपकते हुए नजर आएंगे, और वो जो टपकेंगे उस समय हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स की गिरावट में फर्दर एक्सिलरेशन आते हुए, क्योंकि जो ऑयल पेट्रो पैक्ट के थ्रू मैक्सिमम नेशन जो ऑयल परचेज को पेमेंट करते हैं डॉलर में, अगर ऑयल 90 से 60 आ गया तो सोचिए डॉलर का डिमांड भी 50% ऑयल कंपनीज की तरफ से कम हो जाएगा, टूटना तो तय है। दूसरा एक चीज और समझने की जरूरत है,
एफओएमसी के मिनट्स आने हैं मोमिता जी। साथ के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि सितंबर 16 की मीटिंग भी है। रिसेंटली हमने नंबर देखे, इतना देखिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ने एक क्लैरिटी दे दी। चाहे कोर की बात करें, चाहे हम हेडलाइन की बात करें, आधा से पौना परसेंट सेम पीरियड लास्ट ईयर से घटकर आई है। जब लास्ट ईयर ज़्यादा इन्फ्लेशन थी तब मॉनेटरी ईजिंग हो रही थी। अभी रेट हाइक कैसे होगा? नहीं होगा, स्टेटस को चलेगा। दूसरा देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट 12 महीनों के अंदर एंडिंग जुलाई 2026 सरकार ने अमेरिका की ने ढाई 2 लाख लोगों को जॉब से निकाला है। माफ कीजिएगा 2.5 लाख लोगों को जॉब से निकाला है। 42,000 मई में दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो जॉब दिया होगा क्योंकि 8,000 निकाल रहे थे या ऐड कर रहे थे, वो फैब्रिकेटेड है। अगर फीफा वाले हम हटा देते हैं एम्प्लॉयमेंट को तो 3,80,000 यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में मिले हैं। इन टोटलिटी 1,30,000 12 महीने में अमेरिका ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। अगर मैं इसको एवरेज लगाया था तो 10,833 लोगों को मात्र जॉब मिल रहे हैं। इतनी खस्ता हालत है, ऐसे में मॉनेटरी ईजिंग करना बनता है। ये थीम अब सेट होने वाली है। इस साल तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जैसा आप बोल रही थी कि ईजिंग होगा। सो ऑल टुगेदर बहुत क्लैरिटी है कि डॉलर इंडेक्स फर्दर नीचे आएगा। ऑयल चिपका पड़ा है रेजिस्टेंस पे, हल्का सा भी सप्लाई साइड अगर ठीक हुई, गले भर भर के ऑयल है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सब फैलते हुए नजर आएंगे और वो जब सब फैलेंगे तो हम देखेंगे एग्जैक्टली किस तरीके से पैनिकिंग वाली सेलिंग आएगी ऑयल मार्केट के अंदर। उस समय बॉन्ड यील्ड भी चाहे 30 ईयर हो, चाहे 10 ईयर हो, चाहे 2 ईयर हो, गोता लगाते हुए नजर आएगी। लास्ट वीक भी हमने देखा था 7 वीक के लो पर थी 2 ईयर बॉन्ड यील्ड। जैसे ऑयल के प्राइस 5-10 डॉलर यहाँ से टूट गए तो सबसे ज्यादा गिरावट उसी के अंदर आएगी। अब बात कर लेते हैं कॉपर की। देखिए कॉपर के अंदर जैसे आपने कहा 1400 के ऊपर चल नहीं पा रहा, 1350 से लेके 1400 का रेंज बना हुआ है। मार्केट अभी भी बाय द डिप्स का मार्केट है क्योंकि डॉलर में आएगी वीकनेस, रेट हाइक होना नहीं है। अल्टीमेटली ईजिंग इज द ओनली न्यू थीम। अगर ये सब चीजें होती हैं, ऑलरेडी टाइट सप्लाई है कॉपर की, जैसा कि आपने कई बार डिटेल में फंडामेंटल डिकोड किए हैं कॉपर के। सो ऑल टुगेदर 1350 नहीं कटता। जैसे लास्ट वीक भी हमने देखा था 1360 के आसपास से बाइंग आई थी और कल 1401 का हाई बनाया। अभी फिर से वही कहानी हो सकती है, 1365 के आसपास से बाइंग निकल कर आ सकती है मार्केट के अंदर। 1350 नहीं कटेगा, दोबारा से 1400 देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आपने बोला मोमिता जी, 1400 के ऊपर चलना जरूरी है। 1400 के ऊपर चला तो इसके अंदर फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। ये तो होगी कॉपर की बात। अब 1400 के ऊपर चलेगा तो एग्जैक्टली कहां तक देखे जा सकते हैं कॉपर के प्राइस। साथ ही साथ में बेस मेटल्स में आपको कौन सी कमोडिटी अच्छी लगती है? एल्यूमिनियम का क्या हाल लगता है? क्योंकि अभी एल्यूमिनियम भी स्टेबल 350 के आसपास हो गया, वहीं ऑलमोस्ट 4.5 ईयर के हाई पर जिंक चल रहा है। तो आप कैसे डिकोड करेंगे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए इस कॉम्प्लेक्स को? देखिए, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर ऑफ कोर्स 1350 और 1400 का भी रेंज है। 1400 के ऊपर चलेगा तो हमें प्राइसेस जो है 1415 एंड 25 तक भी देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि कॉपर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो थोड़ा टेक्निकल हमें जो प्राइसेस में थोड़ी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग के चलते भी आते हैं और ये जो वॉर का सिचुएशन है उससे भी थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क पड़ता है। बट एज़ सच इन्वेस्टर्स को डरने की ज़रूरत नहीं कि प्राइसेस नीचे आ रही हैं, क्योंकि प्राइसेस जो है 1350 के नीचे भी अगर गए तो भी प्राइसेस में हल्का गिरावट आ सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1320। अदरवाइज उसके नीचे जाएगा तभी वीकनेस आएगी, क्योंकि कॉपर जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है। यहाँ पे थोड़ा भी गिरावट आता है वो इन्वेस्टर्स को एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस जो है हमें आने वाले टाइम में 1425 तक आते हुए दिखेंगे। और क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है और जो डेफिसिट है वो बढ़ने वाला है विद टाइम टू कम, क्योंकि कॉपर एक ऐसी कमोडिटी है जिसका हम सप्लाई ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकते, ओवरनाइट हम बढ़ा नहीं सकते, उसको टाइम लगेगा कॉपर के प्रोडक्शन को बढ़ने में। वही डिमांड जो है वो एवरी सेकेंड इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एआई डेटा सेंटर्स और बैटरी चार्जिंग के स्टेशन भी लग रहे हैं अब ईवी की वजह से, वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सब के चलते जो हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसलिए कॉपर के प्राइसेस जो है हमें इन टाइम्स टू कम अच्छे रिटर्न देते हुए दिखेंगे। तो कोई भी डिप आता है तो इन्वेस्टर्स को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करें। अगर जिंक की बात करें तो जिंक देखिए हमने पहले भी मैंने बताया था 397 के ऊपर चलेगा तो प्राइसेस जो है 407 तक जा सकते हैं। तो प्राइसेस ने अभी लेटेस्ट जो हाई लगाया था 403 लगाया था, वहां से हमें प्राइसेस थोड़ी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जो इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा, जो इसका पिछला हाई था 397.75 का, वहां वो इमीडिएट सपोर्ट होगा। उसके नीचे गया तो एक सपोर्ट हमें दिखता है 393 पे। 393 एक अच्छा बेस बना हुआ है, वहीं से हमने प्राइसेस को रिबाउंड होते हुए देखा था और वहीं से प्राइसेस जो है ब्रेकआउट लेते हुए दिखे
दिखेंगे एंड वेंट अप टू द लेवल ऑफ 403। तो 393 एक अच्छा सपोर्ट है। वहीं अगर 400 के ऊपर आज की क्लोजिंग अगर 400 के ऊपर ही होती है और 400 397 से नीचे भी नहीं आता है, तो हमें प्राइसेस में फर्दर तेजी देखने को मिलेगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 407। और 407 कटेगा तभी हमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। बट बिकॉज ये एक तरफा रैली एकदम से नहीं आएगी, तो हमें एक बार को 393.05 का लेवल भी एक बार को दिख सकता है मीडियम टर्म में। वहीं अगर एल्युमिनियम की बात करें, देखिए एल्युमिनियम जब जब तक 350 के ऊपर है, जो इसका की रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था अभी अब तक, अब वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 350 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक हमें इसमें तेजी आती हुई दिखेगी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो कल का हाई कटा हाई था 353.75, इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा फॉर फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 357 एंड 361। वहीं अगर 350 के नीचे जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट जो होगा इसका 344 का होगा। बट जब तक 351 के ऊपर है तब तक इसमें तेजी बरकरार रहेगी एंड कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 357 एंड 361, पर सपोर्ट जो रहेगा 344 है। और एल्युमिनियम में जो है हमें तेजी इसलिए भी थोड़ी और देखने को मिलेगी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक नहीं खुलेगा तो एल्युमिनियम जो कि जिसका 9% ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही होता है, ग्लोबल जितना भी एल्युमिनियम हमें वहां से आता है, वहाँ का जो ग्लोबल डिमांड होती है उसका 9% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो जब तक नहीं खुलेगा तब तक एल्युमिनियम प्राइस में फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। और जो स्मेल्टर्स है वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, उनका भी प्रोडक्शन अभी तक प्री वॉर लेवल पे नहीं गया, तो ये कारण है जिस वजह से हमें एल्युमिनियम प्राइसेस में भी तेजी देखने को मिलेगी। हाँ, इसमें थोड़ी एक तरफा तेजी नहीं आ रही कॉपर की तरह, बट जो मीडियम टर्म अभी प्रोस्पेक्ट है एल्युमिनियम का तेजी है। बट है कुछ लेवल्स है जो इसको काटने पड़ेंगे फॉर फर्दर अपसाइड, जैसे कि 361 उसके ऊपर जाएगा तो ही हमें फर्दर वन साइडेड रैली देखने को मिलेगी। अब हम एक बार नेचुरल गैस की तरफ चलते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस में जो है प्राइजेस काफ़ी एक बार 368 काटने की कोशिश तो करा है, बट प्राइजेस एक बार भी उसके ऊपर नहीं गए। अगर हम बात करें 28 जुलाई से जो है 368 या प्राइजेस 368 नीचे और नीचे ही आते गए और वेंट अप टू द लो ऑफ 250.40, और वहां से प्राइजेस फिर से रिबाउंड लिया और अभी जो है 358.5 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सर हमने 258 तो क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं कि अभी ये इंजेक्शन पीरियड है, डिमांड कम है, तो क्या ये 260 के ऊपर जाने का मतलब मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ से बार बार हमने देखा 4 टाइम्स वहीं से प्राइसेस जो है रिट्रेस होते हुए नजर आए हैं। तो हमें क्या 250 के नीचे भी जाते हुए दिखेंगे या हम 275 को पहले टच करते हुए देखेंगे? हाँ, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा मोमिता जी, आपने गलती से 368 बोल दिया, वो हाँ, 268 था। 268 है। बहुत ही उम्दा लेवल आपने बोला। देखिए 268 और मेरा मानना है 270, ठीक है ना। जब तक 270 के ऊपर नेट गैस के प्राइस नहीं जाएंगे, मान के चलिए जैसे कि लास्ट वीक भी हमने 268 और नियर बाई ट्रेजेक्ट्री से 255 तक के लिए करेक्शन आते हुए देखा था। इमीडिएट रेंज को हम डिफाइन कर देते हैं लाइक 250 से लेकर 270। आपने जो क्वेश्चन पुट अप किया कि 275 जाएंगे, वो 275 में भी हो सकता है 10-15 रुपए का स्पाइक देखने को मिले, वो उसी सिनारियो में आएगी जब 270 के ऊपर प्राइस चलेंगे। अदरवाइज इंजेक्शन पीरियड इज देयर, लल डिमांड है। सो ऑल टुगेदर ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली 250 जो अच्छा सपोर्ट है उसको काटने की तैयारी हो रही है। एक बार अगर ऑयल के अंदर 4-5% का खामियाजा होने लगा, तो सबसे ज्यादा खामियाजा नेचुरल गैस को होगा, और वो 240-235 जो इसका बेस है वहां तक आते हुए नजर आएगी। ज्यादा मंदी में नहीं है हम, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी काफी हद तक इसने इंजेक्शन पीरियड को डाइजेस्ट कर लिया है, बट अभी पॉजिटिव ट्रिगर्स भी नहीं है। यही कारण है कि लास्ट वीक भी 270 के ऊपर चले नहीं। लो 270, ये 250 तो लगता ही है। 250 के नीचे प्राइस जाएंगे तो उस केस में हम इसको 235 से 240 आते हुए देखेंगे। ये हुआ नेचुरल गैस का। आज हमने थोड़ा मोमिता जी शो का चैप्टर चेंज किए हैं, मैं अपने व्यूअर्स को भी बता देता हूँ। चैप्टर 1 में हम डिस्कस करेंगे बेस मेटल्स, चैप्टर 2 में एनर्जी करेंगे, एंड फाइनली जो हमारा मेन शो का थीम है वो एक्चुअली होता है ना, हीरो का एंट्री एंड में होता है, तो बुलियन की बात जो हम करेंगे शो के आखिर में करेंगे। क्रूड के बारे में ऑलरेडी हमने काफी डिस्कस ही कर लिया था जब हम बात कर रहे थे बेस मेटल्स की। आप 8300 का लेवल इंडिया में ध्यान रखिएगा, 8300 नहीं कटता है तो करंट प्राइस से ही मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। एंड प्रॉब्ली देखिए इसमें इंट्राडे खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट
अगर देगा तो बड़ा मूव देगा इधर वे। 8300 के ऊपर चला तो सीधे 9000 के आसपास आने की कोशिश करेगा। 8300 के ऊपर नहीं चला तो 7500 और 7000 आने की कोशिश करेगा। इंटरनेशनल में ब्रेंड का लेवल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डब्ल्यूटीआई के कंपैरिजन में 93 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी 100 से 102 आएगा, अदरवाइज 10 12 15 डॉलर कभी भी इसके अंदर साफ हो सकते हैं। ये तो हो गया एनर्जी की बात। अब मोमिता जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी जो हमारा चैप्टर 3 है बुलियन सेगमेंट, स्पेशली देखिए आप तो वैसे भी ज्वेलरी एक्सपर्ट है, डायमंड एक्सपर्ट है, आप डिजाइनिंग में भी माहिर है, मार्केटिंग में भी माहिर है, एंड यू रन योर ओन शो ऑल्सो। सो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, फिजिकल मार्केट में क्या लोगों की मंशा है, फियर है या कॉन्फिडेंस है, स्पेशली व्हेन हमने देखिए तीसरा हफ्ता चल रहा है ब्रेकआउट के बाद में और अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा है। 3950 60 के प्राइस होते थे, 4450 कपल ऑफ टाइम्स लगाए हैं लास्ट 1 वीक के अंदर। एंड सिल्वर जो $55 होती थी तकरीबन तकरीबन $67 हाई लगाई और 6650 तो लास्ट 1 वीक के अंदर कम से कम 5 to 7 टाइम्स आई है। और भारतीय बाजारों में भी जो 2,15,000 की चांदी थी आज 235 240 चल रही है। सोना जो था 140 का अभी 155 158 चल रहा है। फिजिकल मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, इंटरनेशनल मार्केट आपको कैसा लगता है, शॉर्ट टर्म व्यू आपका कैसा है मोमिता जी, लॉन्ग टर्म व्यू कैसा है, साथ ही साथ में अभी गोइंग फॉरवर्ड फेस्टिविटीज आने को है तो एग्जैक्टली ज्वेलर्स का क्या प्लानिंग है, क्या कॉन्फिडेंस है लेकर कि एग्जैक्टली फेस्टिविटीज के टाइम में क्या डिमांड रहेगी, ये सेगमेंट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं आपसे। ओवर टू यू। देखिए, अगर फिज़िकल डिमांड की बात करें तो फिज़िकल डिमांड में अभी क्या है, थोड़ा लोग डरने लग गए हैं। जैसे ही प्राइस ऊपर आते हैं तो सब लोगों को लगता है कि अब थोड़ा-सा नीचे आ जाए तभी खरीदेंगे। तो क्योंकि हमने देखा था प्राइसेज़ जो है 1,96,000 से प्राइसेज़ 137,000 तक 1,37 37,000 तक चला गया था ड्यूरिंग द वॉर टाइम। तो अब प्राइसेज़ वहाँ से थोड़े ऊपर उठ के आए हैं और 155 के आस-पास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वक़्त अब लोगों को लग रहा है कि अभी खरीदना चाहिए कि ये फिर से गिरेगा। सो दैट दैट फियर हैज़ कम और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी क्लाइंट्स जो है हमारे, काफ़ी कस्टमर्स जो है वो यही बात कर रहे हैं कि अभी ले ले कि रुक जाए कि आप या उनको एकदम से बोलिए ही बढ़ मार्केट जाएगा। मूवर के बारे में नहीं देखना ना भूलें, आपको सारा का सारा एजुकेशन वहीं से मिल जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वही है, तो अब मेरा सजेशन यही होता है कि देखिए आप वेट मत कीजिए, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जो ओवरनाइट जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते जो है वो कभी भी बढ़ जाता है और कभी-कभार हमने देखा है कितनी तरीके से वैल्यू साफ होते हुए भी देखा है। हमने देखा था 1,96,000 एक ही दिन में, उसके बाद हमने प्राइसेस में 5-5 7-7 हज़ार एक-एक दिन में गिरते हुए देखे थे प्राइसेस को। तो जो भी डिप आता है तो मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ, जो भी डिप आता है वहाँ पे बाई कर लीजिए। ये मत सोचिए कि इसके नीचे और जाएगा, क्योंकि अगर नहीं गया तो उसके ऊपर भी तो आ ही सकता है, बिकॉज़ जो अभी सिनेरियो चल रहे हैं वॉर के सिचुएशन के चलते जो अपसाइड है वो थोड़ा कैप्ड है। अदरवाइज़ अगर ये वॉर सिचुएशन हट जाए तो हमें प्राइसेस फिर से 160 170 तक आते हुए दिख सकते हैं। सो एनी डिप व्हिच कम्स फॉर ऑल द व्यूअर्स आल्सो, अगर आप फिजिकल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी डिप आता है 145 तक भी आता है या 140 तक भी आता है, इट इज़ बेटर यू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। और अभी अगर हम फिजिकल की बात करें तो बिकॉज़ डिमांड कम है इसलिए जो है वो डिस्काउंट में चल रहा है। और ये देखा गया है कि जब मार्केट डिस्काउंट में चलता है तो फ्यूचर्स में भी जो है हमें प्राइसेस गिरते हुए नजर आते हैं। और हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं प्राइसेस जो है, जो इसने रीसेंट हाई लगाया था 1,56,155 का, वो काट नहीं पा रहा है। तो अगर ये क्योंकि देखिए फिजिकल में डिमांड नहीं होती है तो जो बुलियंस मार्केट है वो फ्यूचर से ही खरीदते हैं, तो समय डाउन द लाइन वो ट्रिकल डाउन होता है और प्राइसेस हमें थोड़ा नीचे आते हुए दिखता है इसी कारण से। तो प्राइसेस में थोड़ा सा हमें यहाँ पे अभी सॉफ्टनेस आते हुए दिख सकती है। और अगर रही बात फेस्टिवल की, देखिए गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस जो है फेस्टिवल के डिमांड से कोई उससे नहीं होता है, उससे थोड़ा ये ज़रूर आता है कि डिमांड बढ़ेगा तो क्या होता है फिजिकल में आपका डिमांड थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट जिस तरीके से प्राइसेस है उस तरीके से डिमांड हम नहीं बढ़ पा रहे। कि पहले अगर कोई बंदा 10 ग्राम्स का गोल्ड लेना चाहता था वो 1,50,000 का हो गया, जो कभी किसी ज़माने में 20 25 एंड 50,000 तक भी लोगों ने देखा था। तो यस, वो डिमांड जो है वो उस तरीके से नहीं बढ़ती एक्सपोनेंशियली। अब सबको अपना पॉकेट भी देखना पड़ता है। हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के लिए लोग सेविंग की तरफ भी जा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट वह तो नहीं, बाद में इंक्रीमेंट आते हैं। ज्यादा होते नहीं है। हाँ, तो यही कारण है कि जिस वजह से हमें जो और जो जो डिमांड है वो एकदम से बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। वहाँ पे एक और चीज़ है कि देखिए गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस फेस्टिवल के डिमांड की वजह से नहीं बढ़ते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस जो इंडिया में बढ़ते हैं वो मेजरली जो है इंटरनेशनल में जो भी हो रहा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो जो हो रहे होते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रहे होते हैं, जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं या कुछ भी वहाँ पे प्रॉफिट कोई अच्छी चीज़ भी आती है, उससे हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में अफेक्ट पड़ता हुआ दिखता है। बट ये ज़रूर होता है कि फेस्टिवल टाइम में क्योंकि वो फिजिकल में डिमांड ज़्यादा होती है तो वही
डिमांड, जैसे कि मैंने बोला कि जब डिस्काउंट है तो वहाँ पे हमें फ्यूचर्स में डिमांड कम होती हुई लगती है, क्योंकि फेस्टिवल टाइम में थोड़ी डिमांड बढ़ती है तो फ्यूचर्स में भी हमें डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है, इसलिए थोड़ा सा आधा 1% की तेजी हमें जरूर देखने को मिलती है ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। बट एज सच फेस्टिवल सीजन का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है गोल्ड और सिल्वर प्राइजेस में, ये क्लियर है। क्योंकि अभी जो है, अभी जो प्राइजेस में हमें कैपिंग दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस ईरान वॉर की वजह से है। जैसे ये वॉर थोड़ा बहुत भी न्यूट्रलाइज होता हुआ नजर आएगा, हमें जो प्राइजेस में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि यूएस के जो भी इकोनॉमिक नंबर्स हमने पिछले हफ्ते भी जो आए थे, रिटेल सेल्स हो गया, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हो गया, वही इन्फ्लेशन नंबर्स जो हो गए, तो वो सारे जो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मॉनेटरी ईजिंग होने वाली है, इफ नॉट ईजिंग, इफ नॉट इंटरेस्ट रेट कट, बट इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टेटस को रहने के चांसेस वो ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए प्राइजेस में जो है वो सपोर्ट दिखता हुआ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स की। अगर लेवल्स की बात करें तो देखिए, जब तक ये रिसेंट हाई जो था 1,56,155 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक इसमें अब फर्दर तेजी नहीं आएगी। अब ये फिर से एक चैनल में चलता हुआ दिखेगा 1,53,000 नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ 1,55,700। जब तक 1,55,700 एंड देन द रिसेंट हाई 1,56,155, उसके ऊपर जब तक नहीं चलेगा तब तक फर्दर तेजी नहीं आएगी। और डाउन साइड की अगर बात करें, जब तक 1,53,000 नहीं काटेगा शॉर्ट टर्म में, तब तक हमें फर्दर वीकनेस नहीं आएगी। 1,53,000 काटेगा तो ही हमें 1,51,500 एंड देन टुवर्ड्स लेवल ऑफ 1,50,000 एक बार को देखने को मिल सकता है। और वही सिल्वर की बात करें, सिल्वर जो है 2,29,000, इसका बेस अभी भी इंटैक्ट है, 235 के आसपास चल रहा है। फर्दर इसमें तेजी 237 के ऊपर ही आएगी, 2,37,000 के ऊपर आया तो ही प्राइसेस हमें फिर से 2,41,999 जो इसका रिसेंट हाई था उसके ऊपर जाते हुए दिखेगा। एंड देन हम देख सकते हैं प्राइसेस जो है 2,47,000 तक एक बार आए, बट 2,29,000 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक प्राइसेस में जो है हमें कोई गिरावट, सॉफ्टनेस नहीं देखने को मिलेगी। ऑल इन ऑल ये फिर से एक कंसोलिडेशन रेंज में जाता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ट्रिगर्स जो है वो बोथ साइड के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। और मार्केट जो है अब एफओएमसी के मिनट्स आने वाले हैं कल, उसके लिए भी कॉशियस है। और साथ ही साथ एक जैक्सन होल सिंपोजियम है जो 27-29 अगस्त तक चलेगा। वहां पे केविन वॉश क्या बोलते हैं, यूएस इकोनॉमी के बारे में क्या बोलते हैं, वो लोग आगे क्या प्लान कर रहे हैं, उससे भी थोड़ा बहुत हिंट मिलेगा कि यूएस डॉलर कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो वहां से भी हमें फर्दर क्यूज मिलेंगे गोल्ड और सिल्वर के डायरेक्शन के लिए। तो इसलिए भी जो है हमें मार्केट जो है थोड़ा कंसोलिडेशन रेंज में जाता हुआ नजर आएगा इन दिस टाइम पीरियड। वेरी नाइस मोमिता जी, लेकिन एक मेरे अंदर का इंसान है, क्योंकि मेरे को भी है ना काफी टाइम हो गया गोल्ड सिल्वर की बात हो और मैं कुछ ना बोलूं, रहा नहीं जाता। 22 मिनट से ज्यादा हम शो पर रह चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दो ओपिनियन मिल जाते हैं, व्यूअर को एक आसानी हो जाती है। आपने बहुत सही सही समझाया। भारतीय डिमांड से इंटरनेशनल मार्केट में भी मूवमेंट नहीं होता, इंडियन मार्केट में भी मूवमेंट नहीं होता। भारतीय बाजार जो है पूरा का पूरा रिप्लिका करते हैं इंटरनेशनल मार्केट को। अब जैसे सिल्वर का आपने 229 का लेवल बताया, अब मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा इंट्राडे और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का बता देता हूं। जैसे कि इमीडिएट जो सपोर्ट है सिल्वर का, अगर इंटरनेशनल मार्केट में बात करते हैं $64.50, कल भी वहीं से उनके आसपास से उठा है, आज भी अभी अभी शो के दौरान देखेंगे आप मोमिता जी लाइव चार्ट में वहीं से उठता हुआ नजर आ रहा है। $64.50 नहीं काटेगा तो $64.50 से लेकर 67 का रेंज है। 66-50 से हमने देखा है 7 बार 11 अगस्त से लेकर अब तक सेलिंग आते हुए उसके आसपास से, यानी इस जोन में है। नीचे से उठाइए उस लेवल के आसपास आता है तो एक बार को थोड़ा सा पार्क कर लीजिए, प्रॉफिट पॉकेट लेके साइड में हो जाइए, क्योंकि ट्रेंड तेजी का है, पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की लगती है, तो मैं बिकवाली में नहीं जाना चाहता। साथ के साथ में भारतीय बाजारों की बात कर लेते हैं। चांदी की अगर बात हो रही है तो देखिए, इमीडिएट सपोर्ट है 2,33,000। जब तक ये नहीं काटेगी 2,34,000 2,35,000 के आसपास से बार बार बाइंग देखने को मिलेगी, और ऐसा भी टाइम एंड अगेन हमने रिसेंटली देखा है। लेकिन जैसा कि आपने कहा रेंज में जा चुका है और डिमांड नहीं है, यही कारण है कि 2,40,000 2,42,000 के आसपास से सेलिंग मार्केट में देखने को मिल रही है। एक चीज मैं कहूंगा, मोमिता जी का 229, मेरा 231, जब तक इन जोन के ऊपर है, आप मानिए ना मानिए, हाई पॉसिबिलिटी इज देयर कि वो 2,42 काटेगा, और 2,42 काटता है तो 2,50, और 2,50 के बाद में आएगा 2,54,200, इसकी पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। वहीं देखिए, एक लेवल हमारा मिल गया गोल्ड के केस में 1,53,000। 1,53,000 इंट्राडे में बहुत अच्छा सपोर्ट है। वही अगर मैं बात करता हूँ कॉमेक्स स्पॉट की, तो 4360 बहुत अच्छा सपोर्ट है। कल वहीं से लौटा था, आज भी देखिए प्राइस 4430 गया, अभी 4400 के नीचे आया और फिर से उठने की कोशिश कर रहा है।
4360 नहीं काटेगा तो 4370 80 से बाइंग देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं 4430 के आसपास से हम रिपीटेटिव प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख रहे हैं। वहां आप अलर्ट हो जाइए क्योंकि 5 से 6 बार एक हफ्ते के अंदर हमने वहां से प्राइस में 50 से 60 डॉलर का करेक्शन आते हुए देखा है। भारतीय बाजार में जैसे आपने कहा 1,53,000, 1,53,000 नहीं काटता, नीचे के लेवल जो आएंगे वो बाइंग दिखाएंगे। और 1,56,200 काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, जैसे मोमिता जी ने बोला 1,56,150 आस-पास के ही लेवल है। ये कटेगा तो और फटेगा और कहाँ तक के लिए फटेगा, वो एक बार को मैं बता देता हूँ 1,58,600 से लेकर शॉर्ट टर्म में 1,60,710 जबकि आपने 160, 170 के ऑलरेडी थोड़े लॉन्गर टारगेट दिए हुए हैं। फर्दर भारतीय बाज़ारों में जब तक अगर ये इंट्राडे सपोर्ट करते हैं, गोल्ड के और सिल्वर के तो क्या होगा? ये दूसरा हफ्ता रेंज बना हुआ है 4310 से लेके 4450 का रेंज है कॉमेक्स स्पॉट के अंदर। जब तक 4310 के नीचे नहीं है 4450 कभी भी कट सकता है, चाहे एक हफ्ते ब्रीदर ले चाहे 2 हफ्ते ले। सेम वे में $62.80 के नीचे जब तक चांदी नहीं है, कभी भी $67 काट के 69 से 7120 और हायर ट्रैजेक्टरी देखने को मिलेगी। इंट्राडे सपोर्ट भी मैंने बता दिए, की सपोर्ट भी बता दिए। भारतीय बाजारों के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 1,51,000 से लेकर 1,50,000 जैसे मोमिता जी ने बोला, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ये नहीं कटेगा तो मार्केट के अंदर आप मान के चलिए जो अपर रेंजेस पे जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1,55,500 से लेकर 1,56,200 के बीच में, ये कटेगा और प्राइस ऊपर देखने को मिलेंगे। वहीं सिल्वर में 2,31,000 से 2,29,000 के लेवल है, ये नहीं कटेगा तो मान के चलिए कि रेंज रहेगी 2,31,000 से 2,42,000 के बीच में। बाय द डिप्स का मार्केट है, अपसाइड ब्रेकआउट के ऑड्स बहुत ज्यादा है, रेट हाइक होने नहीं है, मिनट सरप्राइज करने वाला नहीं है। ऑल टुगेदर कंडीशन अमेरिका की इतनी खराब है और इनको ईजिंग करनी ही पड़ेगी। डॉलर टूटने की तैयारी कर रहा है, ऑयल चढ़ नहीं पा रहा है और बॉन्ड यील्ड देखिए चरमरा रही है। साथ के साथ में अभी ईरान और यूएस का जो कागजी वॉर है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मार्केट बस ब्रीदर ले रहा है क्योंकि हमने 2 हफ्ते पहले 8 से 10% का तेजी आते हुए देखा था सोने चांदी के अंदर। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस शो। मोमिता जी, एंडिंग रिमार्क, सॉरी मैंने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया। Thank you so much, sir. Thank you so much, viewers, for watching us. और take this video as a guidance क्योंकि हम इसको आपको सारे की सपोर्ट रेजिस्टेंस और सारे लेवल्स बताते हैं और आपको जो न्यूज़ मार्केट में चल रही है जिससे हमें गोल्ड और सिल्वर में इफेक्ट और रादर नॉट ओनली गोल्ड और सिल्वर दी एंटायर नॉन एग्री मार्केट में क्या क्या फर्क पड़ता है वो सारी चीज़ें बताते हैं ताकि जब आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के थ्रू इन्वेस्ट करें आपको भी एक्जैक्टली पता हो कि मार्केट में क्या चल रहा है. So don't only become an investor, become an informed investor and take this video as a guidelines. Thank you so much. थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू मोमिता जी। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अपने रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट की सलाह लेना ना भूलें ताकि आपके पास ट्रिपल व्यू मिलेगा तो ट्रिपल कॉन्फिडेंस आएगा। नमस्कार। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. SEBI Reg number INH 0000103335.